પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશના ખેડૂતોને ગુજરાતના ખેડૂતોનું ઉદાહરણ આપ્યું છે। ખેડૂતોના ખભા પર બંદૂક ફોડતા વિરોધીને પણ આડે હાથ લીધા। ગુજરાતમાં ખેડૂતોને માલ વેચવાની આઝાદી મળે છે। અહીં ખેડૂતો એટલે વધુ કમાય છે કેમ કે પાબંદીઓ ઓછી છે। દેશના ખેડૂતો પર પાબંદીઓ ઘટે તે માટે આ નવો કૃષિ કાયદો લાવ્યા છે। જે લોકો ખેડૂતોનું ભલું કરી શક્યા નથી તે હવે ભરમાવે છે। પહેલેથી જ ખેડૂતો પાબંદીઓ હટાવવાની માંગ કરતા હતા। ખેડૂતોને જ્યાં માલ વેચવો હોય ત્યાં વેચી શકતા નથી। નવા કૃષિ કાયદા પર ખેડૂતોને કચ્છથી પીએમ મોદીએ સંદેશો મોકલ્યો છે। ખેડૂતોની દરેક શંકાના સમાધાન માટે સરકાર 24 કલાક તૈયાર છે। ખેડૂતોનું હિત સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતાઓની એક છે। ખેડૂતોની આવક વધે અને મુશ્કેલીઓ દૂર થાય તે માટે પણ કામ થઈ રહ્યું છે। તો કચ્છના પ્રવાસ પર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કચ્છથી સીધો મેસેજ આપી દીધો છે પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતોને કે તમારા ખભા પર વિપક્ષ બંદૂક ફોડે છે અને ગુજરાતના ખેડૂતોથી શીખવાની જરૂર છે। ગુજરાતના ખેડૂતો સુખી અને સમૃદ્ધ છે। ગુજરાતમાં ખેડૂતોને માલ વેચવાની અહીંયા આઝાદી મળે છે અને એટલા અંતર્ગત આ નવા કાયદા ખેડૂતોના ફાયદામાં છે। દેશના ખેડૂતો પર પાબંદીઓ ઘટે તે માટે આ નવો કૃષિ કાયદો લાવવામાં આવેલો છે। देश में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौज से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है
और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। બન્ની ભેંસ 15 લીટર દૂધ આપે છે। પ્રધાનમંત્રીએ આ વાત કહી છે। બન્ની ભેંસ વર્ષે 3-4 લાખ રૂપિયામાં દૂધ આપે છે। પીએમએ વાત કરી છે અને કહ્યું છે કે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગુજરાતના અને કચ્છના ખેડૂતો કામ કરી રહ્યા છે। કચ્છની બન્ની ભેંસ દુનિયામાં નામ કમાઈ રહી છે। કચ્છમાં 45 ડિગ્રી ગરમી હોય તો પણ બન્ની ભેંસ અડીખમ હોય છે અને ઠંડીમાં પણ અડીખમ રહે છે। કચ્છમાં 10 ડિગ્રી ઠંડી હોય તો પણ બન્ની ભેંસ અડીખમ રહે છે અને બન્ની ભેંસની જે કિંમત છે એમાં તો 2 નાની કાર આવી જાય એ પ્રકારની વાત પણ પ્રધાનમંત્રીએ કરી છે। તો આપ સમજી શકો છો કે બન્ની ભેંસ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે કચ્છના ખેડૂતો માટે, પશુપાલકો માટે। 3-4 લાખ રૂપિયાનું દૂધ આપે છે આ કચ્છની બન્ની ભેંસ। પ્રધાનમંત્રી ખુદ બન્ની ભેંસને લઈને આ વાત કહી છે। પશુપાલનમાં બન્ની ભેંસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। ફળ શાકભાજી બજાર ઉપર સરકારનું નિયંત્રણ નથી, આ વાત પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વના સૌથી મોટા રિન્યુએબલ હાઇબ્રિડ એનર્જી પાર્કનું ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે કહી છે। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौज से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। બન્નીની ભેંસ 5 લાખ રૂપિયામાં વેચાઈ છે। પ્રધાનમંત્રીએ અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને પણ આ મેસેજ આપ્યો છે। કચ્છના ખેડૂતો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યા છે એ વાત કરી છે અને 5 લાખ રૂપિયામાં બન્નીની ભેંસ વેચાય છે એ પ્રકારની વાત પણ તેમણે કહી છે। 2 કાર ખરીદી શકાય એટલી આ બન્નીની કિંમત છે। પશુપાલનમાં બન્ની ભેંસ હોય તો કમાણી થવાની નક્કી જ છે। પ્રધાનમંત્રીએ આ વાત કહી છે। 5 લાખ રૂપિયામાં બન્ની ભેંસ વેચાય છે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કચ્છમાં વિશ્વના સૌથી મોટા રિન્યુએબલ હાઇબ્રિડ એનર્જી પાર્કનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું। માંડવીના દરિયાના ખારા પાણીમાંથી મીઠું પાણી બનાવવાના પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું અને કચ્છની સરહદ ડેરીના ઓટોમેટિક પ્લાન્ટનું પણ ખાતમુહૂર્ત કર્યું। પીએમ મોદી કચ્છના 1 દિવસના પ્રવાસે છે અને કચ્છ ગુજરાતની પ્રજાને આ એક મોટી ભેટ પ્રધાનમંત્રી તરફથી આપવામાં આવેલી છે। आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था
भानु ताप यंत्र, भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहाँ के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए। भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया गया है। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के 2 दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ रेगिस्तान है। ये अध्ययन का विषय है।